अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज 5। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन और इस चैप्टर का हम लेक्चर 10 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2-2 नंबर के आते हैं और ये जो आपने आंसर में लिखना होता है तो 3 या 4 स्टेप्स में आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, डिफाइन सबसेट एंड गिव वन एग्जाम्पल। देखिए आपके पास बुक मौजूद है, आप बुक खोल के बैठे हैं। मैं डेफिनेशन आपको याद नहीं करवाऊंगी, मैं डेफिनेशन का जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दूंगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद आप डेफिनेशन को याद करोगे। याद आपने खुद करना है, ठीक है ना, याद आपने खुद करना है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद होगी और वो नहीं भूलेगी, क्योंकि पेपर जब आप देने जाते हो तो परेशान होते हो, कंफ्यूज होते हो, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज होकर गलत लिख लेते हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दूंगी, मैं डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगी। डेफिनेशन आपके पास बुक है, आप बुक में पढ़ लें। डिफाइन सबसेट, सबसेट क्या होता है एंड गिव वन एग्जाम्पल, और उसकी एक एग्जाम्पल भी दे। सबसेट क्या होता है, मिसाल के तौर पे ए हमारे पास सेट है 1 2 3 और बी जो है वो हमारे पास सेट है 1 2 3 और 4। तो ए के जो जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 वो बी के भी एलिमेंट हैं और बी में एक्स्ट्रा एक एलिमेंट है 4। तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि ए जो है वो सब सेट है बी का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखें, जो चेक करने वाला है उसने आपकी इंग्लिश की ग्रामर नहीं देखनी, ये नहीं देखना कि आप ग्रामर ठीक है, आपके टेंसेस ठीक है या नहीं, उसने जस्ट आपका कॉन्सेप्ट देखना है। तो छोटी मोटी इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश में आप अपने कॉन्सेप्ट को लिखें, क्योंकि इतनी इंग्लिश सबको आती होती है जो अपने अल्फाजों में आप लिख सकते हैं। आप क्या कहेंगे, लेट सेट A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 1 2 3 4, then we will say A is सबसेट ऑफ B, और आप ये एग्जाम्पल दे दो। ठीक है ना, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, A is सबसेट ऑफ B। तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है राइट ऑल सबसेट ऑफ ए बी। सबसेट कौन कौन से होते हैं, तो मैं इसके तमाम सबसेट लिखती हूँ। जो पहला सबसेट होगा वो क्या होगा, वो खाली सेट होगा। हर सेट का जो पहला सबसेट होता है वो खाली सेट होता है, क्योंकि खाली सेट भी उसका सबसेट है। उसके बाद दूसरा जो सबसेट होगा वो ए होगा, क्योंकि ए देखें ए में जो एलिमेंट है वो ए है, इसमें ए बी है तो ए भी इसका सबसेट होगा, और फिर बी भी इसका सबसेट होगा, और एज इट इज़ ए और बी ये भी सबसेट होगा। और ऐसा सबसेट है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं। ठीक है ना, यानी आप ये माइंड में रखें, कोई भी सेट हो उसका खाली सेट और एज इट इज सेट, यानी वैसे का वैसे सेट उसका सबसेट है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सबसेट्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब इस सेट के 4 सबसेट बनेंगे, एक खाली सेट, एक एज इट इज, और बीच में एक ए के साथ और एक बी के साथ। उसके बाद आप थर्ड पार्ट को देखें, शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम से इसको शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी को, और फिर वो कह रहा है ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है। इस एग्जाम्पल को आप माइंड में रखें। और आपको पता है वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और फिर ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ए एक ऐसा सबसेट है जो, ये देखें, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये बड़ा जो सर्कल है वो बी हो गया, जो अंदर वाला है वो ए हो गया। हमने शो किसको करना है, हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी को, और जिसको हम शो करना होता है उसको हम शेड कर देते हैं ताकि पता चले जो शेडेड एरिया है वो हमारी डायग्राम है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी में कॉमन होते हैं। ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 2 3 1 2 3। तो इसका मतलब है ए पूरे का पूरा आ जाएगा और बी वाला वो एलिमेंट्स आएंगे जो 1 2 3 में होंगे। तो ए के अंदर 1 2 3 आ गए और बी में एक 4 भी है। तो हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी।
ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इसका मतलब है ए अंदर होगा और बी बाहर होगा। ए में मैंने 1 2 3 लिख ली है क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर है, तो 1 2 3 भी बी के अंदर आ गए। उसके बाद जो 4 एलिमेंट है वो ए का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ बी का हिस्सा है, तो वो मैंने सिर्फ बी में लिख लिया है। ठीक है, और अब हमने ए इंटरसेक्शन बी को शो करना है। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, तो 1 2 3 जो है वो ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, तो मैं इसको जस्ट शेड कर देती हूँ, ये जो छोटे वाला सर्कल है। और ये हमें क्या शो कर रहा है, ये वेन डायग्राम से हम ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद फोर्थ पार्ट है शो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बाय वेन डायग्राम। इसको तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसको यू कहते हैं। इसमें 3 हमारे पास सेट इन्वॉल्व हैं, ए बी और सी। तो पहले मैं ए बी सी लिख लेती हूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, अब हमने किसको शो करना है, हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले आप ब्रैकेट वाले को देखो, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में ये सारे का सारा आ जाएगा, बी पूरा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो बी भी पूरा आ जाएगा और सी भी पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, तो बी यूनियन सी निकालने के बाद हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जब ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो इसका मतलब है जो कॉमन होगा ए में और बी यूनियन सी में, बी यूनियन सी और ए में जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन में वही आएगा। तो इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, देखें ये वाला हिस्सा आ गया। देखें बी यूनियन सी में तो ये पूरे का पूरा था, उसके बाद ए का इंटरसेक्शन लिया, तो इसका मतलब है ये जो है, ये जो कॉमन वाला है ये सारे का सारा आ जाएगा, क्योंकि बी यूनियन सी में पूरे के पूरे बी और सेट सी दोनों इन्वॉल्व थे, तो इसका मतलब है ये हिस्सा भी इन्वॉल्व था बी और सी का। और जब ए के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया तो ए में भी ये वाला हिस्सा आ गया, तो ये हमने शेड कर लिया। और ये हमारे पास क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट वाले को देखा, बी और सी दोनों आएंगे, फिर उसका जब इंटरसेक्शन लिया ए के साथ तो कॉमन वाला जो था सिर्फ वही आ गया, तो मैंने सिर्फ इस इलाके को शेड कर दिया। और ये जो शेडेड इलाका है वो शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट में वो कह रहा है कि डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन आता है आप इसकी एग्जांपल दे लो। ए है 1 2 3 और बी है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, जस्ट 3, जो कॉमन होता है वही आता है। तो ये आप एग्जाम्पल दे के बता दो, और ये आप अपनी इंग्लिश में भी टूटी फूटी इंग्लिश में लिख सकते हो। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज इक्वल टू द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, और इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय उल्टा यू। ठीक है ना, आप अपनी इंग्लिश में लिखिए, आप रट्टा ना लगाएं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद अपनी इंग्लिश में लिख दें। जो चेक करने वाला है उसको पता चलना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब 6 पार्ट को देखें, डिफाइन फंक्शन। ये मैंने सारा इरेज कर दिया है ताकि आपको मैं फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझा सकूं। डिफाइन फंक्शन, फंक्शन क्या होती है, इसके आप डेफिनेशन इस तरह लिखें, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। वो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि खाली सेट नहीं है, उनमें कुछ ना कोई एलिमेंट मौजूद है। ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट। देन रिलेशन जो होगा, जो एक रिलेशन है वो क्या है, एफ फंक्शन है, एक रिलेशन है ए से बी की तरफ। ठीक है, इफ़ अगर जो पहली शर्त ये है कि जो डोमेन है एफ की, डोमेन है एफ की वो बराबर है सेट ए के। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए वी कैन एसोसिएट, हम एक एसोसिएट है, एक ताल्लुक है, एन इमेज इन सेट बी, और वो कैसे है, जो कि है y, y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, और ये बिलोंग कर रहा है b को। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिखें।
हम डेफिनेशन रट लेते हैं, हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। अब मैं आपको डायग्राम बता के आपको बताना चाहूँगी कि ये क्या है। ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, और इनके दरमियान जो रिलेशन है वो फंक्शन है, वो एफ है। ठीक है, अब यहाँ 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो यहाँ देखें फंक्शन हम खुद से कोई ले लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब फंक्शन में मैंने 1 डाला यानी डोमेन, ये हमारी डोमेन है, जो हम डालते हैं वो हमारी डोमेन होती है और जो निकलती है वो हमारी रेंज होती है। ठीक है ना। अब हमने जब 1 डाला इसमें तो हमारे पास जो वैल्यू निकली वो 1 निकली, यानी 1 का ताल्लुक 1 से बन रहा है। उसके बाद जब 2 डाला तो 4 निकला, तो यहाँ 4 निकल आया। ये मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई है। अब मैं आपको किसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, मैं 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन बता रही हूँ। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी डोमेन है, हमने 1 डाला तो सेट बी का हिस्सा निकला, वो क्या निकला, 1 निकला। देखिए यहाँ 1 की जगह पे हम 1 एक्स की जगह पे 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। उसके बाद हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 4 आया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है। फिर 3 पुट किया तो हमारे पास 9 आया। उसके बाद 16 जो है ये कुछ पुट करने से नहीं आया, वो वैसे ही सेट बी का हिस्सा है। तो हमारे पास 1 to 1 की डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट हम डालते हैं उसका डिस्टिंक्ट इमेज निकलता है। डिस्टिंक्ट इमेज निकले तो तब हम कहते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 का मतलब है हर एक एलिमेंट का अलग से एक इमेज निकल रहा है, अलग एलिमेंट का अलग से इमेज निकल रहा है, अलग एलिमेंट का अलग से इमेज निकल रहा है। उसके बाद हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। तो जब 3 पुट करेंगे तो वो 3 आएगा, और जब -3 पुट करेंगे तब भी +3 आएगा, यानी कि इमेज जो है वो एक ही है, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने 2 डाली हैं। पहले 3 डाला है तो आंसर इमेज जो बन रहा है वो 3 है। जब -3 डाला है तब भी इमेज जो है वो 3 है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए। एट लीस्ट का जो लफ्ज़ है ये बहुत अहम है। हर एलिमेंट, देखें आप इसकी मिसाल देख लें, हर एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो सेट बी है उसका जो हर एलिमेंट है इज़ एन इमेज, वो इमेज है किसका, ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट। देखें 1 का तो 1 है, एट लीस्ट 1 है, लेकिन जब हमने 3 डाला तो वो भी +3 निकला, जब -3 डाला तब भी वो +3 निकला। जो 3 है वो कम अज़ कम का क्या मतलब है, एक या एक से ज़्यादा, तो ये एक से ज़्यादा हो गए ना। जो 1 to 1 है डिस्टिंक्ट एलिमेंट डालेंगे और डिस्टिंक्ट इमेज निकलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेट बी में और भी एलिमेंट्स हों। जैसे मैंने बताया था कि सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में 1 4 9 16, जो 16 था वो एक्स्ट्रा था, लेकिन इसको हम 1 to 1 सेट कहेंगे क्योंकि 1 डाला तो 1 निकला, 2 डाला 4 निकला, 3 डाला तो 9 निकला। 16 मौजूद है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा 1 to 1 की एग्जाम्पल है। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास ऑन टू में ये वाली मिसाल है, इसकी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। 1 2 3 और -3 ये हमारे पास सेट ए है, और सेट बी में हमारे पास 1 4 3 निकल रहा है। तो 1 का डाला तो 1 निकला, 2 डाला तो ये वाली मिसाल लें, f of x = mod x। 1 डाला तो 1 निकला, 2 डाला तो 2 निकला, 3 डाला तो 3 निकला, -3 डाला तो वो भी 3 निकला। ठीक है ना, बात समझ आ गई। ये हमारी जो मिसाल है ये 1 to 1 की मिसाल है, ये वाली मिसाल। ठीक है, और ये जो मिसाल है ये हमारी ऑन टू की मिसाल है कि एट लीस्ट 1 इमेज every element of set B is an image of, वो इमेज किसका है, एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ है। यहाँ 1 का जो 1 है,
2 का 2 है, लेकिन 3 जो है वो इमेज किन 2 का है, वो एटलीस्ट यानी कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा, तो ये 1 से ज़्यादा हो गई, ये 2 हो गए। 3 और -3 दोनों का इमेज 3 है। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन की बहुत ही आसान मिसाल है। अगर ऑन टू और 1 to 1 दोनों हों तो तब हम कहेंगे कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसकी मिसाल ऐसे है कि बहुत ही आसान है। जो सेट ए है उसमें 1 2 3 हो और सेट बी जो है वो 1 4 और 9। अगर हम फंक्शन ये वाला लें f(x) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद नहीं है। सिंपल हर इमेज का हर इमेज मौजूद है। जैसे यहाँ 1 to 1 में था, लेकिन यहाँ 16 एक्स्ट्रा था, यहाँ कोई 16 नहीं है। ए के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, कोई बच नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, जब 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 to 1 का मतलब क्या, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। 1 to 1 क्या कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज मौजूद है, लेकिन उन इमेज में एक एक्स्ट्रा इमेज भी मौजूद है, जैसे कि 16 है, वो हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये 1 to 1 है। और ऑन टू में है कि हमारे पास ये वाली मिसाल कहाँ गई, ये वाली, कि हर इमेज का हर इमेज मौजूद है, लेकिन जो इमेज है वो एटलीस्ट 1 एलिमेंट उसका मौजूद है ए में। एटलीस्ट का मतलब है कि 3 जो है उसका जो एलिमेंट है वो 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकते हैं, अगर हम ये फंक्शन लें। क्योंकि जो मॉड में डालते हैं, अगर प्लस डालें या माइनस डालें वो प्लस में ही निकलता है, तो +3 डालो तब भी +3 निकलेगा, -3 डालो तब भी +3 निकलेगा। ठीक है, और बाइजेक्टिव में ऑन टू और 1 to 1 दोनों हों तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, और उसकी भी मैंने मिसाल ये दे दी है। ठीक है ना। उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन के बाद है राइट डे मॉर्गन लॉ। डे मॉर्गन लॉ बहुत ही आसान है, ये आप याद कर लो। ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा जो हमारे पास लॉ है वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट फिर यूनियन और बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, कम्प्लीमेंट अलग अलग से आ गए, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल गया, और दूसरा जो लॉ है इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल गया। ये आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो। डे मॉर्गन लॉ आ जाता है या ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं लाजमन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको क्वेश्चन समझाए हैं। ऑन टू और 1 to 1 का कॉन्सेप्ट जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स अपने माइंड में क्लियर नहीं कर पाते, तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको करवाया है। ये ऑन टू की मिसाल है और ये 1 to 1 की मिसाल है और ये बाइजेक्टिव की मिसाल है। ठीक है ना। तो उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। और हाँ, उसके अलावा हमारा क्योंकि चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है, अगर आप चाहते हैं कोई ख़ास चैप्टर आप चाह रहे हैं कि ये शुरू करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी आसानी के लिए वो चैप्टर शुरू करवा सकूं कल से। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।